गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज जो हमारा टॉपिक्स होगा वह होगा अकबर द ग्रेट, अकबर महान। जैसा कि आप लोग पहले ही मुगल वंश की स्थापना से लेकर शेषा सूरी तक को आप समझ चुके हैं, सूर्यवंश को समझ चुके हैं। तो कालक्रम के अनुसार से आज का यह टॉपिक्स अकबर महान का होगा। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अकबर महान का जो यह टॉपिक्स है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यदि कहें सबसे महत्वपूर्ण है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं आज आप लोगों के लिए फोकस किया हूँ कि किसी भी प्रकार का प्री से क्वेश्चन, प्री का कोई भी क्वेश्चन यदि अकबर महान से आए तो आप उसको आराम से कवर कर पाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा यदि वीडियो को आप देखेंगे तो चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम इवन नेट, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो होगा मास्टर वीडियो के रूप में होगा, लेकिन ये प्री के लिए होगा। ठीक है, प्री के लिए मास्टर वीडियो होगा। चलिए हम लोग देखेंगे अकबर के हर प्रकार के जो फैक्ट्स हैं अकबर से संबंधित, वो सारे फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे बहुत ही अरेंज्ड मैनर में। बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमने मुगल वंश की स्थापना को समझने के क्रम में यह जाना कि मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया। बाबर का एक बहुत ही छोटा सा काल रहा, मात्र 4 साल का, 1526 से 1530 ईस्वी तक का। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं शासन किया। हुमायूं 2 खंडों में शासन किया, 1530 से 1540, जहां से शेरशाह ने उसको निष्कासित कर दिया उसकी गद्दी से। और पुनः दूसरे खंड में जब उन्होंने शासन के लिए आया तो कुछ ही समय के लिए वो शासन कर सका और उसके बाद जो वह दीनपना नामक पुस्तकालय से गिर करके मर गया। हुमायूं का ही जो पुत्र था वो अकबर महान बना। तो अब हम लोग आज से जो है अकबर महान की उन सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अकबर महान क्यों था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकबर महान की जीवनी को जानें। अकबर महान का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और ये उस समय अकबर का जन्म हुआ था जिस समय हुमायूं निर्वासन की जिंदगी जी रहा था, अर्थात हुमायूं सत्ता में नहीं था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया था। ठीक है, और देख लिए इसीलिए इसका जो जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था। अमरकोट जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, उस समय यह राजपुताना का हिस्सा हुआ करता था। अमरकोट बीरसाल नामक जो राजा था उसके महल में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अकबर का जन्म कब, तो 1542 ईस्वी में। कहाँ अमरकोट कौन सा प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। किनके यहाँ जन्म हुआ था? तो बीरपाल या बीरसाल एक राजा हुआ करता था राजपुताना का, उसके दरबार में या महल में हुआ था। अकबर का जन्म से यही संबंधित है। अब देखिए अकबर की माता की यदि बात करें तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि शिया धर्मावलंबी था। मित्रों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुस्लिम धर्म में 2 महत्वपूर्ण सेक्ट है, शिया है और सुन्नी है। मुगल वंश में साधारणतः जितने सम्राट हुए वो सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करता था। लेकिन अब यहाँ देखा जाए कि अकबर की जो माता थी हमीदा बानो बेगम, वो शिया थी, जबकि पिता कौन थे? हुमायूं था, जो आप लोग जानते हैं। अब देखेंगे कि अकबर का प्रारंभिक कार्य क्या था। उनको बचपन से ही कुछ कार्य मिला, और तो वो क्या क्या कार्य थे तो सबसे पहले देख लीजिए, मात्र इसको 9 वर्ष की उम्र में ही गजनी की सूबेदारी मिला। तो बहुत बहुत बड़ा बात है कि 9 वर्ष में जब बाल अवस्था रहता है उस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी। गजनी, याद कीजिए बाबर के समय में मैं गजनी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और वहाँ बताया था कि किस प्रकार से गजनी के लिए युद्ध होता था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो वो गजनी का सूबेदारी मात्र 9 वर्ष में मिला। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर की पहली सूबेदारी कौन सी थी? गजनी की कितने वर्ष में थी? 9 वर्ष में थी। उसके बाद से आप ये देख लीजिए
1555 ईस्वी में, ठीक है, 1555 ईस्वी में वो उन्होंने सरहिंद को जीत लिया। सरहिंद को जीतने में उन्होंने सिकंदर सूर को हरा दिया और इससे अकबर के पिता हुमायूं काफ़ी खुश हुए और अकबर को युवराज घोषित कर दिया। तो इनका बचपन का दो मुख्य कार्य है, इसमें एक तो गजनी की सूबेदारी और दूसरा सरहिंद का विजय। सरहिंद के विजय में किसको हराया? सिकंदर सूर को हराया। सरहिंद का विजय अकबर के लिए विशेष क्यों हुआ? विशेष इसलिए हुआ क्योंकि यहीं पे हुमायूं प्रसन्न होकर के अकबर को अपना युवराज घोषित किया। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आप समझ गए। तीसरी बात आप देखें कि इसी दरमियान में आप लोग जानते हैं कि शेरशाह जिसने हुमायूं को भारत की गद्दी से निष्कासित कर दिया था, उनका भी ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक ही शेरशाह का शासन रहा और उसके बाद इसके पुत्र और इसके वंशज का जो शासन रहा वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 1555 ईस्वी तक आते आते सूर साम्राज्य विघटन की ओर मुड़ चुका था और इसका फायदा उठाया हुमायूं, और हुमायूं ने क्या किया? पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया। और जब दिल्ली की गद्दी को प्राप्त हुमायूं ने किया, उस समय अकबर को किसकी सूबेदारी दिया? लाहौर की सूबेदारी दिया। आप देख लीजिए, अकबर को सबसे पहले सूबेदारी किसका मिला? गजनी का। जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा तब उसकी सूबेदारी कहाँ का मिला? लाहौर का मिला। एक एक चीज़ को यदि समझते चले जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टेड होते चला जाएगा और अरेंज्ड मैनर में एकदम प्रॉपरली आपके दिमाग में सेट होते चला जाएगा। पहले गजनी की सूबेदारी, उसके बाद लाहौर की सूबेदारी। ठीक है, ऐसे अगर फिगर देखिए तो गजनी यहाँ पर पड़ता है, लाहौर यहाँ पर पड़ता है। तो आप देख लीजिए, पहले दूर में था अब नज़दीक में आ गया। ठीक है, आइए उसके बाद आप जानेंगे कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। दीनपना नामक पुस्तकालय से वो गिर करके मर जाता है। तब जो है, चूंकि ये युवराज ऑलरेडी घोषित हुआ रहता है, कौन? अकबर। तो इसको जो है इसका राज्यारोहण होता है। तो यहाँ पे राज्यारोहण से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनका राज्यारोहण कब हुआ? जब हुमायूं की मृत्यु होगा तब। उनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ, राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। ये क्वेश्चन अगर यदि पूछा जाए कि अकबर का जो राज्यारोहण कहाँ हुआ, तो अकबर का राज्यारोहण हुआ कालानौर में। कालानौर कहाँ है? पंजाब में। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुआ था उस समय वो पंजाब में अभियान कर रहा था। कौन? अकबर। इसीलिए अकबर का राज्यारोहण कहाँ हुआ? पंजाब के कालानौर में। और यदि इसका जिला पूछा जाए तो जिला गुरुदासपुर है। क्या है? जिला गुरुदासपुर है। ठीक है, अकबर का जो राज्यारोहण हुआ तो वहाँ अकबर के नाम से वो सम्राट नहीं बना, उनका नाम था पूरा आप देख लीजिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो इसमें जो मुख्य मेन नाम है जलालुद्दीन याद रखिएगा। ठीक है, हर सम्राट का मुगल काल के जो प्रारंभिक 5 सम्राट हुए वो उनका जो विशेष नाम होता है इसी नाम से जाना जाता है। तो इनका जो विशेष नाम है जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। और जब यह सत्ता को प्राप्त किया यानी अकबर, तब उस समय इसका उम्र तो बहुत छोटा था। आप देख लीजिए 1556 और जन्म हुआ था 1542 में। इसका मतलब ये मात्र 14 वर्ष का था और 14 वर्ष में इतना बड़ा साम्राज्य को चलाना इतना आसान तो था नहीं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया किसका? बैरम खां। बैरम खां एक ग्रेट जनरल था, बहुत ही शानदार सेनापति था बैरम खां। इसी की कूटनीति के वजह से अकबर का शासन स्थापित हो पाया, यूँ कहें तो सत्ता स्थापित हो पाया। तो बैरम खां संरक्षक था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे अकबर स्वाभाविक रूप से मुस्लिम में एक से ज़्यादा शादी परमिटेड है, तो अकबर इसका अपवाद नहीं था। इन्होंने भी कई शादियाँ किया था, कई शादियाँ किए थे, जिसमें 3 प्रमुख इनकी जो थी पत्नियाँ थी, जिसके बारे में चर्चा करना हमको यहाँ लग रहा है कि उचित है। तो मैं 3 प्रमुख जो इनकी पत्नियाँ हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, बाकी कई अन्य भी थी। तो इसमें 3 जो सबसे प्रमुख थी, जिसको कंसोर्ट बोलते हैं, ये कंसोर्ट यानी प्रधान पत्नी, वो थी रुकैया बेगम सुल्तान। रुकैया बेगम सुल्तान अगर यूँ देखा जाए तो हुमायूं का भाई का पुत्री था। ठीक है, तो चचेरी बहन टाइप का हो गया।
और ये दूसरा जो प्रमुख पत्नी थी इसका नाम था मरियम उज्जानी। मरियम उज्जानी बहुत ही फेमस ये राजपूत थी, जिसको आप लोग जानते हैं जोधाबाई के रूप में, इसको हरखाबाई के रूप में या हीराबाई के रूप में भी जाना जाता है मरियम उज्जानी का। इसी का पुत्र आगे चल के आप जिसको देखेंगे सलीम जहांगीर, ठीक है, जो आगे मुगल का वारिस बनता है। तो ये मरियम उज्जानी बहुत फेमस रहा, यानी जोधाबाई को इसको समझिए, हरखाबाई भी कहा जाता है। और तीसरी जो पत्नी थी सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा सुल्तान बेगम कोई और नहीं, ये जो आप बैरम खां देख रहे हैं बैरम खां की पत्नी थी, ठीक है। जब बैरम खां की हत्या हो जाता है तब उसकी पत्नी से अकबर जो है विवाह करता है। तो ये 3 प्रमुख पत्नियां अकबर की थी जिसको हम लोग देखें, ठीक है। अब अकबर के बारे में जो देखेंगे कि सत्ता को स्थापित करने के क्रम में आप लोग सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महान युद्ध हुआ, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसका नाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। हम यूँ कहें कि मुगल सत्ता पानीपत के प्रथम युद्ध से स्थापित जरूर हुआ था, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध ने मुगल को और विस्तार करने का भरपूर मौका दिया, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो था सूर सम्राट आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू बहुत ही योग्य सेनापति था और इसकी योग्यता को देखकर ही आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की भी उपाधि दिया था। यह इतिहास का 14वां विक्रमादित्य है और कहा जाता है कि हेमू जितने युद्ध लड़े थे सभी युद्धों को जीता था। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि जब अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो हेमू का पलड़ा भारी था। हेमू युद्ध को जीत रहा था, अचानक से एक तीर हेमू के आंख में लगता है और हेमू का सेना जो है तितर बितर हो जाता है और इससे हेमू हार जाता है। आरपी त्रिपाठी तो इतना कहा है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत जो है दैविक संजोग मात्र था और हेमू के लिए यह दुर्घटना था। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो युद्ध था अकबर के लिए जीवन मरण का युद्ध था। हालांकि यह युद्ध अकबर के पक्ष में रहा, हेमू हार गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे जब हम कालक्रम के अनुसार से यदि इसको समझने की कोशिश करेंगे अकबर के शासनकाल को, आप देखिए 1556 ईस्वी से ये राजगद्दी को प्राप्त किया और 1560 ईस्वी तक जो शासन चला, यानी 4 साल का जो शासन चला, ये शासन, इस शासन को पर्दा का शासन कहते हैं, पर्दा शासन कहते हैं। पर्दा का शासन का तात्पर्य हुआ मुगल महत्वपूर्ण महिलाएं शासन में हस्तक्षेप करती थी और साथ साथ ही कुछ जनरल इत्यादि भी होते थे, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए 1562 ईस्वी में देखेंगे कि ये हरम दल से ये मुक्ति प्राप्त कर लिया। अब जब ये पर्दा शासन को समझ गया कि हमको अपने अनुसार से शासन करना है, इंडिपेंडेंटली शासन करना है, तब उनको जो है हरम दल से मुक्ति की ज़रूरत था। उन्होंने हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया और सबको सचेत कर दिया अब जो है शासन मैं स्वयं करूँगा। तो हरम दल से मुक्ति कब हुआ? 1562 ईस्वी में, ठीक है। कालक्रम में ही देखते जाएंगे। 1556 से 60 में पर्दा शासन चला, 62 में अपने को हरम दल से मुक्त कर लिया और अब चूंकि अकबर समझने योग्य हो गया था, प्रशासन को भली भांति समझ पा रहा था और अकबर इसीलिए महान कहा जाता है क्योंकि वो परिस्थितियों को भली भांति समझा था और परिस्थिति के अनुसार से ही वह चाहता था कि सत्ता को स्थापित किया जाए भारत की धरती पर। तो उन्होंने क्या किया, देखिए भारत में चल रहा एक जो है सामाजिक कुरीति जिसका नाम था दास प्रथा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सारे फैक्ट को एकदम ध्यान से देखना है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। आगे चल करके अकबर देखता है कि जो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा करते हैं उस पर भी टैक्स लगाया जाता था, जिससे हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता था। उन्होंने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी उन्होंने महसूस किया कि जजिया कर जो है जो गैर मुस्लिमों पर लगता था वो भी जो है लोगों में असंतोष पैदा करता है, इसीलिए इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। कितना आसान है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया,
1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। थोड़ा सा अरेंज करके देखेंगे सब बात हो जाएगा। फिर देखिए 1571 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सिकरी नामक नगर बसाया, ये आगरा के पास है। ठीक है, ये सब के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी फैक्ट पर बात कर रहे हैं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी का स्थापना किया। ठीक है, 1574 ईस्वी में प्रसिद्ध मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। मनसबदारी व्यवस्था को हम डिटेल से पढ़ेंगे, मेंस के लिए क्वेश्चन होगा। तो ये अभी जानना है कि फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में, 1574 ईस्वी में मनसबदारी की स्थापना और 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना मतलब होता है पूजा स्थल। ठीक है, प्रारंभ में ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। 1578 ईस्वी में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ठीक है, तो इबादत खाना से क्वेश्चन अगर आए तो 1575 ईस्वी में इबादत खाना का स्थापना हुआ। इबादत खाना का अर्थ होता है पूजा स्थल। पहले ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, बाद में सभी धर्मावलंबियों के लिए हो गया। नेक्स्ट में देखिए 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया। आप लोग को ये नहीं समझ आता कि क्या होता है मजहर। मजहर की घोषणा करने से एक फायदा हुआ कि अकबर जिस प्रकार से धार्मिक नीति चाहता था वो अब कर सकता था, क्योंकि वो धर्म का प्रधान बन चुका था मजहर की घोषणा के साथ। डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, 1581 और 82 में तो इन्होंने एक अलग धर्म को ही जन्म दिया। अपने अनुसार से इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी के लिए जगह था। तो इसको हम सुलह कुल के रूप में देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये अब याद रखना है, दीन ए इलाही नामक धर्म या तो ये दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया। कब चलाया? 1581 से 82 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अभी तक जो सारी फैक्ट को हम देखे, जो इंपॉर्टेंट काम थे अकबर को वो देखे। अभी हम ये देखेंगे जो मुख्य जो साम्राज्य विस्तार कब कब इन्होंने किया है उसको भी एक नज़र से देख लेते हैं। तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में अगर अकबर का देखा जाए तो इन्होंने पहली बार जो विजय प्राप्त किया सम्राट बनने के बाद, पहले तो इन्होंने बालकाल में सरहिंद को जीता। लेकिन अगर ये पूछे कि सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला विजय कौन था, तो इसका आंसर होगा मालवा का विजय। 1561 ईस्वी में मालवा को ही विजय प्राप्त किया, मालवा को जीता। 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल, ठीक है, और इसी की पुत्री ये जो देख रहे हैं आप मरियम उज्जानी या जोधाबाई या अलकाबाई आप देख रहे हैं, तो भारमल की ही पुत्री थी। जब ये मुहिद्दीन चिश्ती के दरगाह के पास जा रहा था अकबर, उसी समय आमेर के राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार किया था 1562 ईस्वी में। डिटेल में और चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, 1564 ईस्वी में इन्होंने गोंडवाना को जीता। 1568 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ जो मुगल काल के लिए हमेशा चुनौती पेश किया, मुगल काल के लिए नाक का नासुर हमेशा से बना रहा चित्तौड़। आप जानते हैं चित्तौड़ में कौन था? देखिए, चित्तौड़ में उदय सिंह और उसका पुत्र महाराणा प्रताप। ठीक है, आप देख लीजिए, ये दोनों ने मुगलों को नाको चने चबा दिया था। 1568 ईस्वी में 30,000 राजपूतों का कत्ल हुआ चित्तौड़ विजय के समय में। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण वीर की चर्चा होता है, जयमल एवं फत्ता की। ठीक है, जैसे आप लोग देखे थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था पद्मिनी के लिए, ठीक है, तब वहाँ गोरा एवं बादल नाम करके दो वीर की चर्चा आता है। ठीक है, शेरशाह के आक्रमण के समय में भी दो राजपूत वीर का चर्चा आता है, जैता एवं कूपा। ये सब को एक जगह जो है आप लोग लिख करके रखिए और एडजस्ट करिए। ये सब आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जयमल एवं फत्ता नामक दो वीर की चर्चा हमेशा आता है। बहुत ही इसकी मतलब ये कह सकते हैं वीर गाथा आपको देखने के लिए मिलेगा। अकबर भी इन दोनों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ठीक है, 1570 ईस्वी में आप देखेंगे कि अकबर ने कालिंजर का विजय किया और 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय किया। गुजरात विजय में काफ़ी सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। पहली बार समुद्र का दर्शन अकबर जो था गुजरात विजय के समय ही किया था। पहली बार पुर्तगालियों के संपर्क में अकबर गुजरात विजय के समय ही आया। और यहाँ एक अन्य फैक्ट भी है, जब अकबर गुजरात को हराकर लौट रहा था तब यह पता चला था कि वहाँ पुनः विद्रोह हो गया है। अकबर बहुत ही द्रुत गति से पुनः वहाँ पे
गुजरात पहुंचा और विद्रोहियों को दबाया, और यह कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे द्रुतगामी अटैक था। बहुत तेजी से पुनः ये अटैक किया था। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण चीज़ गुजरात विजय में तो आपको मिलेगा। और गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया फतेहपुर सीकरी में। तो इससे गुजरात विजय से संबंधित कई सारी बातें हैं। तो जब हम साम्राज्य विस्तार को हम मेंस के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तब वहाँ और चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल गुजरात विजय में आप याद रखें कि अकबर क्या क्या, पहली बार समुद्र को देखा, पुर्तगालियों के संपर्क में आया, सबसे तेज आक्रमण और बुलंद दरवाज़ा। 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुजरात विजय से, ठीक है। और ये तो बहुत ही फेमस युद्ध रहा 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर साम्राज्य विस्तार के क्रम में बिहार एवं बंगाल को भी जीता 1574 और 76 के बीच में, ठीक है। अकबर 1581 ईस्वी में काबुल को जीता, 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीता, ठीक है। 1591 ईस्वी में सिंध को जीता और 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीता। उसी प्रकार से 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार को भी जीत गया। आज जो कंधार अफगानिस्तान है वहाँ वो एरिया को भी अकबर जीता था। और अकबर का जो अंतिम अभियान था वो था असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का जो किला था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला था, और ऐसा माना जाता है कि अकबर जब असीरगढ़ के किला को जीता तो सोने की चाबी से उस किला के दरवाज़ा को खोला गया था 1601 ईस्वी में। सम्राट के रूप में पहला अभियान मालवा का अभियान और अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान, ठीक है। ओके, अब हम लोग अकबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न नेट में पूछे जा चुके हैं। दाग एवं चाहर पद्धति, घोड़ा को दागने का पद्धति और हुलिया लिखने का पद्धति, जो पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने और शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था, वो पद्धति अकबर ने अपनाया शासन के 18वें वर्ष में, अर्थात 1574 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा इसलिए लिखे हैं कि नेट में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि शासन के किस वर्ष में दाग एवं चाहर पद्धति अकबर ने लागू किया, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट, अकबर ने जात एवं सवार की व्यवस्था मनसबदारी में कब जोड़ा, तो शासन के 41वें वर्ष में। देखिए इसी पैटर्न में है। तो 41वें वर्ष अगर देखा जाए तो अगर आप 1556 में 41 जोड़ दीजिएगा तो यही 1597 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक याद रहेंगे आपको तो आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब्ती एवं बंदोबस्त व्यवस्था का संबंध अकबर से था। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में जब मैं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को बता रहा था तो बताया था कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था का भी मुख्य जो आधार था वो टोडरमल ही था। और यहाँ पे भी आप देखेंगे टोडरमल, क्योंकि वही टोडरमल शेरशाह की सेवा को छोड़ करके पुनः जब अकबर का साम्राज्य कायम हुआ तो अकबर की सेवा में आ गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जब्ती एवं बंदोबस्त व्यवस्था अकबर ने लागू किया था 1571 ईस्वी में। अगर ये पूछा, अगर इंटर्न इन डीप पूछा जाए कि इसका लागूकर्ता कौन था तो ये इसका आंसर होगा टोडरमल, ठीक है। तो ऑप्शन के आधार पर आप छांट सकते हैं उसको। जब्ती एवं बंदोबस्त व्यवस्था में ही कुछ सुधार लाया गया जिसको हम दहसाला पद्धति कहे। दहसाला पद्धति क्या है? जब्ती एवं बंदोबस्त व्यवस्था, जब्ती या बंदोबस्त व्यवस्था, उसी में कुछ सुधार लाया गया, उसको दहसाला पद्धति के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दहसाला पद्धति कब लाया गया, तो 1580 ईस्वी में लाया गया। देखिए जब्ती व्यवस्था के 9 साल बाद तो उसमें सुधार लाया गया। दहसाला पद्धति का पुनः जो है, यूं कहें कि पुनः जो है लागूकर्ता वही था, कौन था? टोडरमल ही था, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर से संबंधित आप देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था चालू किया था। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? दशमलव पर आधारित था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर का था वो किस पर आधारित था, तो आंसर होगा दशमलव पर आधारित था। दूसरी बात है कि अकबर की तो आप जानते हैं कि मुख्य राजधानी वो दिल्ली से शासन करता था, ठीक है।
लेकिन उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उसकी दूसरी राजधानी कौन सा था? फतेहपुर सीकरी था। और अगर ये देखा जाए कि अकबर कहाँ कहाँ दरबार लगाते थे, तो 2 जगह दरबार लगाता था, एक दिल्ली में दरबार लगता था और एक आगरा में दरबार लगता था। तो इस प्रकार से ये भी जो था अकबर से संबंधित फैक्ट थे। अन्य फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकबर ने सामाजिक कार्य हेतु बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अभी आप लोग को बताए थे 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, बहुविवाह पर तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अकबर खुद बहुविवाह किए, अनेक स्त्रियों से उन्होंने भी शादी किए, लेकिन उन्होंने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। ठीक है, बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाने का उन्होंने प्रयास किया। और विधवा विवाह, आप जानते हैं कि विधवा का जो बाकी का ज़िंदगी होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है। ये बात अकबर भी समझ पाया था, इसलिए विधवा विवाह का प्रोत्साहन उन्होंने किया। ठीक है, और उन्होंने विवाह की उम्र को तय कर दिया। कितना था? मेल के लिए 18 ईयर्स और फीमेल के लिए 14 ईयर्स। तो ये देख लीजिए, इनका जो सामाजिक कार्य है, यदि आप इसको भली भांति समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको लगेगा अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट, चूँकि हम अकबर के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्री फोकस्ड है, इसलिए हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसी अकबर से रिलेटेड, तो उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अकबर के समय में जो संगीतज्ञ थे, पूछे जाते हैं प्रश्न कि अकबर के समय में कौन कौन सा संगीतज्ञ थे, उसमें प्रधान कौन था, तो उसको देखिएगा। तो अकबर के समय में जो सबसे प्रमुख संगीतज्ञ था उनका नाम था तानसेन। उसका नाम था तानसेन। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतज्ञ था जिसका नाम था बैजू बावरा। उसी प्रकार से बाज बहादुर और बाबा रामदास, ये सारे अकबर के समय में संगीतज्ञ थे। ये सारे नाम को आप लोग याद रखिए, पीसीएस में पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको देखिए, वो है अकबरनामा और दूसरा है आईने अकबरी। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, ये अकबरनामा जो है ये 3 वॉल्यूम में है। कितने वॉल्यूम में? 3 वॉल्यूम में है। और ये आईने अकबरी एक अलग पुस्तक नहीं है, अकबरनामा का ही ये 3रा वॉल्यूम आईने अकबरी है। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको समझिए आप। अकबरनामा का 3रा वॉल्यूम, अकबरनामा जो पुस्तक है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, अकबर का समकालीन था वो। ठीक है, अकबरनामा का जो 3रा वॉल्यूम है वही आईने अकबरी है। तो आईने अकबरी और अकबरनामा का संबंध एक दूसरे से पूरक का संबंध है, आप समझ सकते हैं इस बात को। अकबरनामा का ही एक हिस्सा आईने अकबरी कहा जाता है, तो स्वाभाविक है उसकी जो रचनाकार होगा अबुल फजल ही होगा, चूँकि अकबरनामा अबुल फजल लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के समय में जो है हिंदू विद्वान कौन कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो हिंदू विद्वान तुलसीदास, जो कि राम के भक्त रहे, रामचरित्र लिखे, मानस लिखे। और उसके बाद सूरदास। ठीक है, सूरदास जो कृष्ण भक्ति में समा रहता था। उसके बाद कबीरदास जो निर्गुण भक्ति धारा का था। और बीरबल तो बहुत ही चतुर व्यक्ति जो इसके दरबार में था, आप नवरत्न में भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो अकबर के समय में हिंदू विद्वान तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास और बीरबल थे। ठीक है, एक बार सिर्फ देखने से और सुनने से आपको बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, इसके समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, ये तो बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको देखिए, जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें दसवंत का नाम आता है। उसके बाद बसावन, ठीक है, अब्दू समूद, ताराचंद, जगन्नाथ और फारूक बेग, ये 6 महत्वपूर्ण इसके समय का चित्रकार थे। तो इसको एक बार देखेंगे ध्यान से तो याद रह जाएंगे। दसवंत, बसावन, अब्दू समद, ताराचंद, जगन्नाथ और फारूक बेग। ठीक है, ये उनके समय का चित्रकार था। इनके बारे में, ऊपर वाले 2 के बारे में बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, स्थापत्य कला के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अकबर का स्थापत्य और शाहजहाँ का स्थापत्य में बहुत ही ज़्यादा जो है ये रह जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम अभी जो इम्पोर्टेंट 4 स्थापत्य इसका लेके आए हैं, इसको अगर आप एक बार अच्छा से समझ पाइएगा तो शाहजहाँ का स्थापत्य को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले
तो अकबर के पिता हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। स्वाभाविक बात है, अपने पिता की मृत्यु के बाद वही पुत्र ही कराएगा, तो ये मकबरा का निर्माण किया। हालांकि हुमायूं के मकबरा में हुमायूं की पत्नी का विशेष योगदान था। ठीक है। आगरा का लाल किला, आगरा में जो ताजमहल है वो शाहजहाँ का है, लेकिन लाल किला किसका? अकबर का है। उसी प्रकार से बुलंद दरवाज़ा का चर्चा हम किए थे कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना किया, एक शहर है आगरा के बगल का। यहाँ 3 किला, आगरा के किला के अलावा 3 महत्वपूर्ण किला बनवाए थे अकबर। एक अटक का किला, दूसरा लाहौर का किला और तीसरा इलाहाबाद का किला। ये तीनों किला को याद रखना है। ठीक है। मेंस में भी अगर मुगल के स्थापत्य के बारे में बात करें तो अकबर के स्थापत्य में इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। अटक का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला किसने बनाया? अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। तो स्थापत्य से संबंधित ये था। यदि अकबर के समकालीन शासकों की चर्चा करें कि विश्व में अकबर के समान और कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण शासक थे, तो थोड़ा सा उस पर नजर डालिए। तो इंग्लैंड में थी महारानी एलिजाबेथ, जिसमें यहाँ पे अंग्रेज का शासन था, उसमें इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। उसी प्रकार से अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में हेनरी IV का शासन था। और यदि ईरान का बात करें तो ईरान में था शाह अब्बास। ये 3 प्रमुख विश्व के शासक थे जो अकबर के समकालीन थे। तो इस प्रकार से भी अगर प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। यदि अकबर की तुलना किया जाए विश्व के किसी एक शासक से, तो इंग्लैंड का एक शासक है हेनरी VIII, उसके साथ इसका तुलना होता है अकबर का। यानी जितना महान हेनरी VIII उतना महान अकबर, जितना महान अकबर उतना महान हेनरी VIII। ठीक है। तो हेनरी VIII के साथ तुलना किया जाता है। हेनरी VIII कहाँ का शासक है? इंग्लैंड का। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और कुछ जाने तो अगर इसकी आय व्यवस्था को देखा जाए अकबर की आय व्यवस्था मुख्यतः भूमि कर पर टिका हुआ था। और निर्यात की वस्तु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुगल साम्राज्य से कपड़ा, नील, सोरा, मसाला इत्यादि का निर्यात होता था। इसके अलावा भी थोड़े बहुत फैक्ट आपको मिलेंगे कि अकबर के समय में कौन कौन सा बुक अनुवादित हुआ। ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना हुआ। ठीक है। कारखाना इत्यादि का स्थापना अकबर के समय में बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है। तो अब जो अकबर के बारे में आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा स्पेसिफिक वीडियो, विशेष वीडियो। मान लो अभी हम नवरत्न के बारे में बताएंगे तो नवरत्न के बारे में चर्चा करेंगे, मनसबदारी। तो वो विशेष वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को कवर हम कर देंगे। ठीक है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये जो फैक्चुअल वीडियो था आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।